हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए, ये क्लास हमारी स्पेशल होती है जो यूपी पीसीएस वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और जो आरओ या आरओ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी अन्य स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं 20 सवाल, और इस क्लास के जो 20 सवाल हैं, ये 20 सवाल हमने हर विषय से लिए हैं। तो इस क्लास के 20 सवाल आपके हर विषय के हैं, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं क्या कुछ खास होने वाला है हमारी आज की इस क्लास में, ठीक है। ओके, तो पहला सवाल हमारा यहाँ पर है। चलिए, पहला सवाल है यहाँ पे कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ की बात करें तो सीआरपीएफ कब के जो है दूसरे संस्करण का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाएगा। तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का दूसरा कब है, इसका संस्करण उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा, और ये सेकेंड नंबर का होगा। जम्मू कश्मीर में होगा, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में या फिर हरियाणा में। तो ये कहाँ पर होगा, ये होगा जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर, सेंट्रल, यहाँ पे बात करें कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, तो भाई ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है इसका सेकेंड एडिशन होने वाला है, ये भी ध्यान रखेंगे। सेकेंड एडिशन होगा और ये जम्मू कश्मीर में होगा। जम्मू कश्मीर के भी कहाँ पे, श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में होने वाला है, ठीक है। चलिए, आंसर होगा ऑप्शन ए। तो कल कब से कब तक होगा, देखो 20 से 28 नवंबर तक चला है ये 2024 का। और क्रिकेट टूर्नामेंट और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, इसका जो है क्रिकेट का टूर्नामेंट केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का श्रीनगर में हुआ है, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और इसका टारगेट, इसका लक्ष्य क्या था, कश्मीर के युवाओं के साथ अधिकतम संपर्क स्थापित करना इसका मेन लक्ष्य था, जिस वजह से इसको, अगर हम कहें कि सिर्फ लक्ष्य में इसको लिए जम्मू कश्मीर ही जो चुना था, ठीक है। अगला सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है कि तवी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की प्रमुख नदी है। अब तवी नदी की बात करें तो आप बताएंगे, देखो एक नदी है यहाँ पे झेलम, और ये भी आप देखेंगे तो ये झेलम नदी जम्मू कश्मीर में है। और झेलम नदी आपको पता है, इस पे तुलबुल परियोजना है साथ में, हाँ इस पे तुलबुल परियोजना है। एक नदी है रावी नदी, जिसको वेदिस्ता बोला गया है वेदों में, बड़ा अच्छा नाम दिया। इसके बाद में एक चिनाब अस्कनी नाम दिया गया है। और अगर चिनाब की बात करें तो आप मुझे बताएंगे बगलीहार, सलाल बांध। बगलीहार और सलाल बांध किस नदी पर है। और सिंधु नदी, सिंधु सभ्यता या मैं कहूँ कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसकी सबसे प्रमुख नदी। तो ये परियोजना नदी जो है तवी नदी किस में आकर के मिलती है, तवी नदी चिनाब नदी में आकर के मिलती है। और ये जम्मू और कश्मीर में बहती हुई किस में मिलेगी, चिनाब नदी में। आंसर होगा सी। तो ये सबसे पहले तवी नदी जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी में एक प्रमुख नदी हो जाएगी। और नदी डेल्टा जिले के कालम यहाँ पे जो कुंडी ग्लेशियर है यहाँ से निकलती है, बस इतना सा ध्यान रखेंगे। और जम्मू कश्मीर में जाकर के चिनाब नदी में मिल जाती है, ठीक है। अगला सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है यहाँ पे कि तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित हो जाएगा। तो जो तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर है ये तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरल में, उड़ीसा में। तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। और ये किसको, भगवान तिरुपति को समर्पित होगा। भगवान तिरुपति किसके अवतार माने जाते हैं, तो भगवान विष्णु के या किसके। और तिरुपति वो है ना, वेंकटेश्वर पहाड़ी जो भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित होगा, वेंकटेश्वर को। और जो वेंकटेश्वर पहाड़ी है वहाँ पर होगा ये। पहली बात तो तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश में है, और जो तिरुमाला पहाड़ी है यहाँ पर हो जाएगा। दूसरी बात, तिरुमाला पहाड़ियों की 7 पहाड़ियों में से एक है, जिसको सप्तगिरी बोलते हैं ना, वहाँ पर। तीसरी बात है भगवान विष्णु के अवतार यानी कि भगवान वेंकटेश्वर इनको समर्पित होगा। अब कई बार आता है कि भगवान विष्णु को समर्पित है, क्योंकि वेंकटेश्वर तो आपको पता होगा कि भगवान वेंकटेश्वर मंदिर है, तो भाई वेंकटेश्वर को ही समर्पित होगा। लेकिन ये किसके अवतार है ये पूछा जाता है, तो ये भगवान विष्णु के अवतार है, ठीक है। सवाल नंबर 4 है कि यावल वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में हो जाएगा। उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में, बिहार में, मध्य प्रदेश में। तो यावल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा। अगर यावल वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करी जाए तो यावल वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएगा आपका यहाँ पे महाराष्ट्र में। कहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। और बात करें तो यावल वन्यजीव ये महाराष्ट्र में है। और इसके ये दो नदियों के
समक्ष पड़ता है। दो नदियाँ यहाँ से बहती हैं इसके किनारे से, एक है अन्नेर नदी और एक है मंजर नदी। ठीक है, अन्नेर नदी और मंजर नदी दो नदियाँ हैं जो यावल वन्यजीव अभ्यारण्य है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तीसरी बात यह है कि भाई इसको 1969 में आधिकारिक तौर पे संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। ठीक है, अगला सवाल नंबर 5, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ओंकारेश्वर बांध मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर, ये बरवान जिले में होगा, दमोह में, खंडवा में या फिर शहडोल में। तो ये हो जाएगा खंडवा जिले में। कहाँ पर हो जाएगा? ये होगा खंडवा में ओंकारेश्वर। और खंडवा की बात करें तो ये ना आपको मैं बता दूं, यहाँ ये हिंदू का पवित्र स्थल है और इसीलिए हिंदू का जब ये पवित्र स्थल है इसलिए बड़ा फेमस है ये। चलिए देखते हैं। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल है। दूसरी बात, जो 12 ज्योतिर्लिंग है भगवान शिव के, उनमें से एक जो है यहाँ पे है और ओम के जैसा, यहाँ पे एक पवित्र हिंदू प्रतीक है, ओम के जैसा दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल नंबर 6, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? पहली बात, ये 2015, 17 में, 19 में या 21 में। ये हरियाणा से शुरू की गई और हरियाणा के भी जो पानीपत है, इस पानीपत से शुरू हुई। और जो बाल लिंग अनुपात है ना, इस बाल लिंग अनुपात को कम करने के लिए, ठीक है, साथ में जो बेटियों को गर्भ में ही मार दे रहे थे, यानी कि बेटियों के लिए जो गर्भपात कराए जा रहे थे, इन गर्भपात को ख़त्म करने के लिए, ये यहाँ पे योजना शुरू की जाती है। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई। ठीक है, तो ये योजना प्रधानमंत्री के द्वारा 22 जनवरी को, डेट भी याद रख लेंगे क्योंकि ये योजना बड़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए। और इसका उद्देश्य जो बाल लिंग अनुपात है उसकी कमी जो है, उसकी कमी लगाना और जीवन चक्र में महिलाओं सशक्तिकरण से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको कम करना। अब ये तो इम्पोर्टेंट है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये जो है 3 मंत्रालयों की बात करें तो ये ना, इसमें ये एक संयुक्त योजना थी 3 मंत्रालयों की। ठीक है, एक तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय था, एक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और एक यहाँ पे शिक्षा मंत्रालय। तो ये 3 मंत्रालयों की संयुक्त योजना थी, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला है सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है कि प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस राज्य से महिलाओं के लिए बीमा सखी योजना शुरू करेंगे? तो अभी हाल फिलहाल में करंट अफेयर का सवाल रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो है यहाँ पे बीमा सखी योजना शुरू करी है। पहली बात तो इसको जो है किसके द्वारा शुरू किया जा रहा है? LIC के द्वारा। लाइफ इंश्योरेंस की बात करूं तो यहाँ पे आप देखेंगे जो लाइफ इंश्योरेंस है इसके द्वारा। और महिलाओं को सशक्त बनाना, साथ में महिलाओं को जो है इसमें क्या, महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी और ये जो ट्रेनिंग होगी, ये ट्रेनिंग पहले साल जो दी जाएगी उसमें महिलाओं को 7,000 रुपये मिलेंगे, दूसरे साल जो दी जाएगी इसमें 6,000 रुपये मिलेंगे, तीसरे साल जो दी जाएगी इसमें महिलाओं को 5,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, ट्रेनिंग के दौरान। तो भाई महिलाएं यहाँ पे ट्रेनिंग देंगी जीवन बीमा योजना के बारे में। किसके बारे में? कि भाई जीवन बीमा के बारे में, जीवन बीमा कराइए, है ना, इसके बारे में। तो ये जो है इस योजना को शुरू किसने करा है? इस योजना को शुरू करा है हमारा हरियाणा ने। किसने करा है? इस योजना को शुरू करा है हरियाणा सरकार ने। ठीक है, क्यों? देखो, बीमा सखी योजना है, इसको 9 दिसंबर को शुरू किया गया। कहाँ से? पानीपत से। दूसरी बात, राज्य भर में महिलाओं को सशक्त बनाना और लाभान्वित करना इसका मेन टारगेट होगा, इसलिए इसको शुरू किया। और ये किस्तें भी ना, ये ध्यान रखेंगे कि पहले साल की किस्त, दूसरे और तीसरे साल की। ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि आप किसी वनडे एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं बल्कि आप PCS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो स्टेटमेंट में आपसे सवाल पूछ लेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया था? तो जो यहाँ पे औद्योगिक विकास अधिनियम है ये 1965 में, 1970, 1976 या 1980 में कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1976 में। कब लागू किया गया था? 1976 में लागू किया गया था। अगर बात करें तो ये औद्योगिक क्षेत्र और विकास अधिनियम है, 1976 में बनाया गया। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 9।
सवाल नंबर 9 है कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जो है ये राजस्थान के किस जिले में आयोजित होने वाला है। तो ये राजस्थान के किस जिले में आयोजित होगा। भीलवाड़ा में। अच्छा, भीलवाड़ा दो हैं। चलिए, जोधपुर में, हनुमानगढ़ में। तो देखो भीलवाड़ा में, तो इसका आंसर हम बात करेंगे जिसके अकॉर्डिंग इसका आंसर है। तो हम देखते हैं इसका आंसर, हम कर लेते हैं यहाँ पे बी, क्योंकि भीलवाड़ा और भीलवाड़ा दोनों जगह है, लेकिन अगर ए लगाते हैं तो आपको लगेगा कि ए में पता नहीं क्या है। तो चलो बी है, भीलवाड़ा, क्योंकि आगे भी मैंने आंसर बी ही रखा है। ये पहला ऑप्शन किसी और का था, लेकिन उसने गलती से टाइप कर दिया। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट ये 9 से 11 दिसंबर तक चली और 2024 में ये जयपुर में आयोजित हुई है, जयपुर के भी भीलवाड़ा में। और इसका उद्देश्य क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसका उद्देश्य है कि राजस्थान को एक ऊर्जा अधिशेष राज्य बनाना, साथ में अपनी ऊर्जा मांगों को पूर्ण करने के लिए सक्षम और दूसरे की सहायता कर सकें। ये इसका मेन टारगेट है, जो ये योजना है। सवाल नंबर 10 है कि क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस की स्थापना किस वर्ष की गई थी। अब देखो, क्राउन से हमें एक चीज़ याद आ रही है कि ये क्राउन कहीं ना कहीं ताज से रिलेटेड है। भाई, ताज को ही तो क्राउन कहते हैं। तो ये उस टाइम पे एक पुलिस रेजिमेंट बनाई गई थी जिस टाइम पे ताज था, मतलब ब्रिटिश शक्तियां भारत में हस्तक्षेप करती थी। तो भाई देखो, यहाँ पे 1960 में ब्रिटिश खत्म हो चुके हैं, 58 तक, और 42 तक भी ब्रिटिश ताज की बहुत सारी शक्तियाँ बहुत कम हो चुकी हैं। 1935 की बात करें तो अब यहाँ पे देखो 1939 की बात करी जाए, 1939 में ये जो है एक रेजिमेंट बनाई गई थी। आंसर होगा ऑप्शन ए यहाँ पे। तो क्राउन रिप्रेजेंट पुलिस की स्थापना 1939 में की जाती है और उसके बाद धीरे धीरे जो सीआरपीएफ देखते हैं वो हमारी बाद में आ जाती है ना। देखो, सबसे पहले बात करें तो मैंने कहा क्राउन रेजिमेंट यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव पुलिस जो है ये 1939 में बनी। और जैसे जैसे, और ये बनी इसलिए थी कि जो कुछ रजवाड़े थे, तो इन रियासतों में जो राजनीतिक उथल पुथल होती थी, अशांति होती थी, तो इसके बारे में जो है यहाँ पे काम करती थी यार जो क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस होती थी। ठीक है, लेकिन उसके बाद में 1939 में जो है इसका नाम, अगर बात करें 1939 में, वो 49 में, सॉरी 39 में बनी। इसके 10 साल बाद की बात करें तो इसके 10 साल बाद में 39 में इसका जो नाम है, ये नाम बदल करके, इसका नाम बदल करके केंद्रीय रिजर्व पुलिस कर दिया। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसको सेंट्रल रेलवे या सेंट्रल रिजर्व पुलिस बोलने लगे। लेकिन इसके बाद में जो है यहाँ पे गृह मंत्री थे उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल, 1950 के टाइम पर। तो उन्होंने, पटेल साहब ने इसको जो है यहाँ पे सीआरपीएफ नाम दे दिया, जो आज हमारे सामने रहता है, जिसको आज हम बोलते हैं ना। तो अगर मैं बात करूँ जो सेंट्रल पुलिस की बात करें या सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की बात करें, तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है ये गृह मंत्री उस टाइम पे सरदार पटेल के टाइम की है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सवाल नंबर 11, चिनार बोट रेस निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित हो रही है। चिनार बोट रेस, तो भाई देखो ये कहाँ पर है, ये आयोजित हो रही है आपकी जम्मू कश्मीर में। अब ये जम्मू कश्मीर में तो हो रही है। अगर बात करें चिनार बोट रेस की, तो जम्मू कश्मीर में जो पर्यटक हैं, क्योंकि आपको पता होगा पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए, साथ में पर्यटकों को बढ़ावा कैसे देगी, तो जो डल झील है ना, जम्मू कश्मीर की जो डल झील है, इस डल झील में भाई चिनार बोट रेस शुरू की जा रही है। और यहाँ पे जो इसके जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं इनको बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। तो भारतीय सेना के द्वारा जम्मू कश्मीर की डल झील में चिनार बोट रेस 2024 का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में कश्मीर समृद्ध संस्कृति और परंपरा जश्न मनाया जा रहा है। ठीक है, कश्मीर में जल निकायों को विशेष करके डल झील के संरक्षण महत्व पर प्रकाश डाला जाएगा और खेलों के सामुदायिक भावना से भी यहाँ पे इसकी तरफ स्वास्थ्य को भी जो है बढ़ावा दिया जाएगा। अगला सवाल नंबर 12, आज इस क्लास में हम 15 सवाल करेंगे बस। हेमंत सोरेन निम्नलिखित में से किस राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। तो हेमंत सोरेन कहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे, भाई ये बन रहे हैं झारखंड के। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पे आगे देखते हैं। डल झील जम्मू और कश्मीर के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित हो जाएगी। तो ये कहाँ पर हो जाएगी, ये हो जाएगी श्रीनगर में डल झील। ठीक है, ये आप पढ़ लेंगे। भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर संपीड़ित बायोगैस संयंत्र वाली यहाँ पे गौशाला की शुरुआत निम्नलिखित में से किस राज्य में की गई थी। इसकी शुरुआत कहाँ पर की गई थी, तो ये मध्य प्रदेश में की गई है। ठीक है,
जैसे आपने देखा होगा कि बर्मी कंपोस्ट होता है जो केचुए से खाद बनता है, इसी तरीके से यहाँ पे एक ये जो है ग्वालियर में अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस का संयंत्र लगाया जा रहा, और ये भारत का पहला होगा, ठीक है, जो आत्मनिर्भर गौशाला पर निर्भर होगा। यहाँ पे गाय रखी जाएंगी, लगभग 10,000 जो है यहाँ पे अधिक मवेशी रखे जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो अपशिष्ट को बायोगैस में यहाँ पे उत्पादन में किया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी चीज़ें हम कल देखेंगे इसके आगे के पूरे सवाल।